Hello students, my name is Ashutosh Sharma from PCCP Chemistry Department. Today I am here to discuss chemistry portion of class 10th term 2 paper. Clear? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाई ऑल्दो द न्यूक्लियर चार्ज इन एटम्स इंक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देखो पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज होगा अ पीरियड एज वेल एज इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, बट द साइज ऑफ द एटम डज नॉट वेरी सिमिलरली इन बोथ सिचुएशंस. ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहां से यहां तक लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करने पर नंबर एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इट मींस प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं इट मींस जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं इसीलिए जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है. वहीं अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम की तो किसी भी ग्रुप में अगर आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो यहां पर भी सेम केस होगा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करेगा. तो जैसे जैसे नंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा. वहीं अगर मैं बात करूं साइज का तो देखो साइज बिल्कुल सिमिलर वे में आपका इंक्रीज नहीं होगा. टॉप टू बॉटम में तो साइज भी इंक्रीज होगा लेकिन किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो साइज इंक्रीज नहीं होगा. देखो जेड इफेक्टिव तो दोनों ही केसेस में इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो साइज है वो किसी ग्रुप में तो इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम मूव करने पर, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर किसी पीरियड में मूव करता हूं तो वो इंक्रीज नहीं होगा. बात समझ में आ रही है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. कंसीडर द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला है C3H6, सेकंड C3H8, थर्ड है C4H6, फोर्थ है C6H6 एंड फिफ्थ है C6H12. यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ए पार्ट की. ए पार्ट क्या बोलता है? स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन C3H6. अब आप लोगों ने इनके जनरल फॉर्मूलाज देखे होंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के. तो यहां पर ये किस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा ये डिपेंड करता है फॉर्मूला पर. तो मुझे दिखाई दे रहा है C3H6 ये सेटिस्फाई करता है CnH2n. इट मींस एल्कीन के फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एक एल्कीन है. कौन सा एल्कीन है? तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोपीन. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपीन. ठीक है, तो ये प्रोपीन है. अगर प्रोपीन का स्ट्रक्चर में बनाकर देखता हूं तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन कहीं ना कहीं एक कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा. वो किस तरह से होगा? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा. अब कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई करते हैं तो यहां पर टोटल 4 बॉन्ड हो गए. इस कार्बन की बात करता हूं तो यहां पर एक बॉन्ड बचा हुआ है वो हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा. इस कार्बन पर 2 बॉन्ड बचे हुए हैं अभी भी वो हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे इस तरह से. तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहां पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड आपसे पूछा है तो कितने डबल कोवैलेंट बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं? 1. तो इसका आंसर होगा 1 डबल कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है. ठीक है, इसके बी पार्ट की बात करते हैं. राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6 बिलोंग्स. फिर से हम वही करेंगे कि C4H6 किस फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्कीन से, एल्केन से या एल्काइन से बिलोंग करता है. हम लोग चेक कर लेते हैं. तो C4H6 जो है वो CnH2n-2 इट मींस एल्काइन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है तो ये एक एल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है. अब बात करते हैं कौन सा एल्काइन है. तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्यूटाइन है. क्या है ये? ब्यूटाइन. ठीक है, एल्काइन क्या होते हैं? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. इनको मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर. ठीक है, अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो देखो स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो स्ट्रक्चर क्या होगा. C4 टोटल 4 कार्बन हैं. ठीक है, और एल्काइन है इसलिए कहीं एक पर ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, रिमेनिंग की वैलेंसी हम लोग हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई करेंगे. ये H, ये H,
यहां पर इस तरह से। तो देखो C4H6 आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। आपसे पूछा गया है राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर। अब ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि एल्काइन का ये कौन सा मेंबर है, वैसे तो थर्ड मेंबर होता है। अब देखो मैं बताता हूं कि एल्कीन और एल्काइन में एक प्रॉब्लम होती है कि मिनिमम आपको 2 कार्बन चाहिए, फर्स्ट मेंबर के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो एल्कीन और एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो इसके अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूंगा तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और H और H। इट मींस इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा C2H2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या है, विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो अगर आप लोग देखते हैं तो जनरली बच्चा टिक करेगा C6H12 पर, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, साइक्लोहेक्सेन ये देता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहां पर C3H6 भी रिंग स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर सकता है। किस तरह से, तो मैं बना के बता देता हूं। दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। यहां पर आप लोग इसकी 3 कार्बन की रिंग बना सकते हैं और इसकी 6 कार्बन की रिंग बना सकते हैं, ठीक है। देखो इधर किस तरह से बनेगी। तो अगर मैं C3H6 की बात करता हूं तो जो भी एल्कीन के फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है वो रिंग स्ट्रक्चर में जा सकता है। तो देखते हैं C3H6 ये सेटिस्फाई कर रहा है CnH2n को, ठीक है। हेयर n इज कार्बन नंबर, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये जो कॉर्नर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा और इन कॉर्नर पर हाइड्रोजन आ जाएंगे वैलेंसी सेटिस्फाई करने, ये देखो, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं C6H12 भी CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर हम लोग इस तरह से हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहां पर ये 2 हाइड्रोजन, हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। यहां पर इस तरह से, ये इस तरह से। तो देखो C6H12 की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये है साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोप्रोपेन। तो दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। इसने आपसे कोई एक पूछा है तो आप लोग बना सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज अ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इज इट क्लियर, CnH2n+2। अब इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लोग जस्ट n कार्बन के नंबर को डबल करके +2 करके देख लें। तो देखो आप लोग C3H8, हेयर n इज इक्वल टू 3, तो 2n क्या होगा 6 +2 क्या होगा 8। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। रिमेनिंग आप किसी को भी देखेंगे वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो C3H8 बिल्कुल डी पार्ट का आंसर होगा। इज इट क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेम द एलिमेंट हुज कंपाउंड्स फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब भी आप लोगों ने डिस्कस की होगी तो यहां पर ऊपर हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूला इस तरह से कुछ R2O RH इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज ऊपर किसी भी ग्रुप में पर्टिकुलर ग्रुप में मेंशन किए होते हैं, ठीक है। यहां पर R पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो यहां पर ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए थे तो ये किसके रेस्पेक्ट में लिखे हुए थे, ऑक्साइड और हाइड्राइड की फॉर्म में, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर इन्होंने अपनी रिएक्टिविटी, अपनी जो पीरियोडिक टेबल है या अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया था, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने पूछा नेम द एलिमेंट्स, तो आप लोग बोल सकते हैं वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर है, ठीक है, इसको ए पार्ट मान लेते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द एलिमेंट्स whose compounds formed the basis of classification in Mendeleev's periodic table। आपने जब भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की स्टडी की होगी आप लोगों ने देखा होगा पर्टिकुलर ग्रुप पर यहां पर टॉप पर कुछ फॉर्मूलाज मेंशन किए होते हैं लाइक RH R2O, here R denotes 2 elements of particular group, ठीक है।
तो यहां पर ये R जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मेनली इन्होंने क्या किया था कि किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी सीरीज को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर अरेंज किया हुआ, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उन एलिमेंट्स के नाम है। यहां पर आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट, नेम द एलिमेंट्स हुज कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इनका बेसिस था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं उस बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो दो एलिमेंट है जो एक्सप्लेन करते हैं या जिनके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट, व्हाई डिड मेंडलीव चूज दीज एलिमेंट्स, इन्हीं एलिमेंट्स को मेंडलीव ने क्यों सेलेक्ट किया था? तो देखो मैक्सिमम एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उस टाइम पर मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये बी पार्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट में मैंने रीजन आपको दे दिया है क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट इनसे रिएक्ट करते थे। नेक्स्ट, हाउ द फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स हैड हेल्प्ड Mendeleev in deciding the position of an element in his periodic table. For example, अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की, तो वहां पर फॉर एग्जांपल इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से देखते हैं कि यहां पर पर्टिकुलर ग्रुप पर लिखा हुआ है RH और R2O। ठीक है, यहां पर R पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं R के प्लेस पर सोडियम को ले सकता हूं। तो अगर मैं इसका हाइड्रेट देखता हूं तो वो होगा NaH, और अगर मैं इसका ऑक्साइड देखता हूं तो वो होगा Na2O। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कंपाउंड कैसे हेल्प करेंगे कि उनकी पोजीशन डिसाइड करने में। तो यहां से मुझे एक बात पता चलती है कि इन पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। तो यहां से मुझे सोडियम का वैलेंसी पता चलेगा, इसका वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो जिन जिन एलिमेंट का वैलेंसी 1 होगा मैं ऑटोमेटिकली उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर इन्होंने, या वैलेंसी के बेसिस पर इन्होंने डिसाइड किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कौन कौन सा, डायमंड एंड ग्रेफाइट, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड वेरी डिफरेंट फिजिकल properties even though their chemical properties are same, explain why। ठीक है, एलोट्रोपी आप लोगों ने देखा होगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, उनको हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स कार्बन के पास होती हैं। कौन कौन सा, एक तो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, एक फुलरिन भी होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट की बात करेंगे। तो डायमंड और ग्रेफाइट की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब इनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो अगर मैं डायमंड के केस में बात करूंगा तो ये टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में कार्बन्स जो है वो अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से। एक कार्बन से टोटल 4 कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। तो डायमंड में इस तरह से कुछ अरेंज्ड होंगे। वहीं अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, और ये जो रिंग्स होती हैं वो लेयर वाइज अरेंज होती हैं और सिंगल जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर से वीक वैंडरवाल फोर्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं। यहां पर किसी भी कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन यहां पर इन रिंग्स में कार्बन के पास देखो टोटल ये 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। एक वैलेंसी अभी भी फ्री होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये इसका रीजन है कि जो डिफरेंट फॉर्म है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट क्यों है, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर क्यों है। तो ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर पे ये सब डिपेंड करता है। किसी भी एलोट्रॉप की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर पर, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेक्सागोनल रिंग्स हैं। ठीक है, और हेक्सागोनल लेयर्स हैं। ये लेयर्स वीक वैंडरवाल फोर्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड में हर कार्बन टोटल 4 कार्बन एटम से क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू टेट्राहेड्रली अटैच्ड होता है। तो यहां पर किसी भी कार्बन के पास कोई वैलेंसी फ्री नहीं होगी और इन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए यहां पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके और पार्ट, सेकंड पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वो है स्टेट द रीजंस व्हाई कार्बन कैन नॉट। फर्स्ट पार्ट है
lose 4 electrons to form C4 plus cation and second part है gain 4 electrons to form C4 minus ion. How does carbon overcome this problem to form compounds? देखो कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 4, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो बहुत छोटा साइज होता है इसका, ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में होगा। इतना छोटा साइज है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होगा, जब आप लोग इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है बहुत हाई होती है। इतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, मतलब जनरली ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सी जो है, कार्बन जो है वो +4 में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब इजीली कन्वर्ट नहीं होता है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अब देखो कार्बन के पास टोटल, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन्स को, इट मींस 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, ठीक है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो प्रोटॉन तो 6 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करेंगे, ये बहुत टफ टास्क है, ठीक है। तो C-4 बनना भी पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए, इतना पावर नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो C+4 और C-4 इनके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। तो फिर कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के पास एक और ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग या कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इज इट क्लियर? तो ये इसका और पोर्शन और वाला पार्ट था जो हमने क्लियर किया है। तो फर्स्ट, ये लूज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। ये गेन क्यों नहीं करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना मतलब जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। कैसे ओवरकम करेंगे, तो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू ओवरकम करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।